मन में सोचेंगे जो आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, उस मोमेंट को फ़ील करेंगे जैसे कि वो मोमेंट सच हो चुका है। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में होता क्या है, पहले क्विक स्ट्रैटेजी रिवाइज कर लेते हैं। आपके 3 तरह के पैसेजेस आपके एग्जाम में आते हैं। एक आते हैं आपके शॉर्ट पैसेजेस, फिर एक आते हैं आपके मीडियम लेंथ पैसेजेस और एक आते हैं आपके लॉन्ग पैसेजेस। शॉर्ट पैसेजेस जो होते हैं इनमें सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है, पैसेज को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। मीडियम और लॉन्ग पैसेजेस में भी अगर स्टोरी बेस्ड पैसेज आपके पास आता है, कौन सा पैसेज? स्टोरी बेस्ड पैसेज। तो अगर स्टोरी बेस्ड पैसेज आपके पास आता है तो इसमें भी सिंपल सी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि हम पहले स्टोरी को पढ़ते हैं और फिर आंसर देते हैं। लेकिन अगर स्टोरी बेस्ड पैसेज नहीं आता है, कोई न्यूज बेस्ड या कोई जनरल टॉपिक का पैसेज आता है, स्टोरी बेस्ड नहीं आता है, तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में फिर कीवर्ड्स लिखते हैं, फिर पैसेज को स्किम करते हैं और फिर क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो बेसिकली इतनी ही स्ट्रैटेजी होती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैसेज है, शॉर्ट है तो रीड करेंगे आंसर देंगे, स्टोरी बेस्ड है तो रीड करेंगे आंसर देंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस को पढ़ के कीवर्ड्स मार्क करके स्किम करके फिर आंसर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज के सेशन को। सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिख रहा है सभी को? तो मैं क्या कह सकती हूँ, ऑथर अपनी स्टोरी ही बता रहे हैं। बैक व्हेन आई वॉज इन ईयर 10, तो हमने पहली लाइन पढ़ी, हमको क्या समझ में आया कि ये स्टोरी बेस्ड पैसेज है। तो जब भी स्टोरी बेस्ड पैसेज होता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टोरी को रीड करते हैं। चलिए तो स्टोरी को रीड करेंगे सबसे पहले सभी लोग। यहां से लेकर यहां तक आपको रीड करना है, सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। थोड़ा सा फास्ट रीड करेंगे, क्यों? क्योंकि लॉन्ग पैसेज है। चलिए पहले मैं आपको टाइम दूंगी रीड करने का, फिर मैं समझाऊंगी, बट पहले मैं चाहती हूँ आप लोग रीड करो। चलो सभी का 1 मिनट शुरू होता है अब। टाइम इज अप। पढ़ लिया सभी ने? चलो किस बारे में बात हो रही है अब साथ में एक बार समझते हैं और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है आप सही समझे थे या गलत समझे थे। बैक व्हेन आई वॉज इन ईयर 10, जब मैं 10 साल का था, सब कुछ उस समय बहुत ज्यादा लगता था। मैं क्या करता था, अपने कुछ फ्रेंड्स को पकड़ता था और फिर हम लोग क्लिफ्स पे जाते थे, जो क्लिफ्स इस बीच के चारों ओर थे, और हम चीखते थे। क्लिफ्स का मतलब क्या होता है? ऐसे जिसके नीचे पानी ही पानी है, तो ये क्या है? क्लिफ है। फिर हम वहां बहुत जोर से क्या करते थे? चीखते थे। हम ओशियन को फेस कर रहे होते थे, अपना मुंह खोलते थे, जब वेव आती थी तो बहुत तेज चीखते थे, फिर वो भी आवाज करती थी रॉक्स पे क्रैश होने से पहले, उस क्लिफ के बॉटम पे जो रॉक्स थे। मुझे नहीं पता ये किसका आइडिया था ये चिल्लाना। लाइकली इट वॉज नॉट माई फ्रेंड, उस फ्रेंड का तो नहीं था जो कि एक बेकरी पे काम करता था कोजी के हार्ट में, मतलब मेन एरिया में। वो
बिहाइंड द काउंटर थी फैमिली शॉप के फ्रॉम द मोमेंट, उस मोमेंट से जब वो बेसिक मैथ्स कर पा रही थी, मतलब बहुत छोटी से ही उसने काम करना शुरू कर दिया था। ना ही वो आइडिया मेरे दूसरे दोस्त का था जो अब एक मंक की तरह रह रहा है एक मोनास्ट्री में ताइवान में, जो कि एक मंक बन चुका है। हैविंग गॉट रिड ऑफ हर अर्ली पोजेशंस, उसने अपने सारे सामान को, जितना भी उसका पोजेशन था, सबसे छुटकारा पा लिया। वो एक मंक की जिंदगी जी रहा है। बहुत साल पहले ही उसने अपना सारा सामान से अपने आप को डिटैच कर लिया था, अलग कर लिया था। एंड लीविंग आवर शोर्स, और उसने इन शोर्स को, शोर्स मीन्स ये जो समुद्र के तट थे, इनको छोड़ दिया था अपने अंदर की आवाज को पूरा करने के लिए, मतलब अपनी मकसद को पूरा करने के लिए। मोस्ट लाइकली, तो क्या जो इंसान ये सब बोलता था कि चीखो चिल्लाओ, इंस्टिगेटिंग मीन्स एक तरीके से भड़काना होता है, यहाँ पे इंस्टिगेटिंग का मतलब क्या है, जो इंसान इस चीखने चिल्लाने के पीछे का कारण था वो मैं था। गुस्सा था मेरे अंदर बहुत, एंड मुझे ऐसा लगता था, हैवीनेस था ऑफ बीइंग 15, कि मैं 15 साल का हो गया हूं, टू माई वेरी कोर। आई हैड अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया कुछ साल पहले ही आया था, और अभी तक मुझे अपने नए घर का वो सेंस फील नहीं हुआ था। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था कि ऑथर जाता था अपने दोस्तों के साथ, चीखता था, चिल्लाता था वेव्स पे, उसके बाकी दोस्त तो नहीं करवा, उन्होंने तो स्टार्ट नहीं किया था, तो ऑथर ने बोला वो मैंने ही स्टार्ट किया था। चलो अगला रीड करेंगे, सभी के पास फिर से 1 मिनट का टाइम है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए क्या लिखा हुआ है, द थ्री ऑफ अस, जो हम तीनों थे, हम वर्किंग क्लास इमिग्रेंट किड्स थे, मतलब हमारे पेरेंट्स दूसरी कंट्री के थे, वो ऑस्ट्रेलिया में आए थे काम करने के लिए, हम उनके बच्चे थे, जो कि ईस्टर्न सबर्ब्स में वहाँ का एक एरिया था, वहाँ रह रहे थे। हालांकि उस समय हमें ऐसा लगता नहीं था कि हम कुछ ऐसे हैं। हम कैसे लगते थे, हम कंफ्यूज लगते थे, बड़े अजीब से टीनेजर्स लगते थे। हम इतनी कोशिश कर रहे होते थे कि हम नॉर्मल लगें उस कंट्री में, जो कंट्री हमें हमारा घर जैसा नहीं लगती थी, हालांकि वो हमारा घर थी। इवन दो इट वॉज मेंट टू बी जस्ट दैट, वो वही था। चिल्लाना शायद हो सकता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगता था मेरे टीनेज के ब्रेन को। चलो यार चिल्लाते हैं और अपने मन की सारी फीलिंग्स को बाहर निकाल देते हैं, मैंने अपने दोस्तों को बोला, हो सकता है, और हमें बहुत अच्छा फील लगेगा चिल्ला के। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि हमें चिल्ला के फील अच्छा होता था या नहीं होता था, लेकिन जो एक्साइटमेंट था कुछ ऐसा करने का जो उम्मीदों से अगेंस्ट था, हम वी वर स्ट्रेट लेस्ड टू अ फॉल्ट, मतलब ऐसा लगता था कि हमने कुछ गलत किया है, ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, और जिस प्रॉब्लम से हम बाहर आना चाहते थे, कैसे बाहर आना चाहते थे, चिल्ला के। तो हम स्ट्रेट लेस्ड थे एक फॉल्ट के। लेस्ड का मतलब समझते हो, लेस होता है ना धागा, हमें धागे से बांधा हुआ था, मतलब बहुत कंट्रोल किया हुआ था। चेंज समथिंग विद इन अस, इस चीज ने हमारे अंदर कुछ बदला। क्या बदला? हमने चिल्लाया ओशन में, और ओशन भी वापस हम पे चिल्लाया, एक इंस्ट्रक्शन के साथ जिसको शब्दों की जरूरत नहीं थी। मुझे फिर लगा कि मैं बहुत बार चिल्लाऊं, लेकिन हम उसे थोड़े ही बार कर पाए, हमने बहुत ज्यादा नहीं चिल्लाया, थोड़ी थोड़ी बार जाके हम चिल्लाते थे। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या हुआ, वंस वी बिगैन टू रियलाइज, हमें समझ में आ गया कि ये तो अब एक चीज हो गई है, और जो लोग हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, हो सकता है हमें इस चीज को लेकर जज करें कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तो हम रुक गए। फिर मैं 16 साल का भी हो गया था, 16 साल का भी होने वाला था, और कुछ कारण थे जो मुझे अभी श्योर नहीं हूं मैं उसको लेके, लेकिन ऐसा लगता है उन सब कारणों की वजह से मुझे कुछ हल्कापन फील हुआ, और हमने क्या किया, चिल्लाना बंद कर दिया। तो पूरे पैराग्राफ में लोग क्या कह रहे हैं, पूरे पैराग्राफ में लोग यही कह रहे हैं
कि हम चिल्ला रहे थे, हम चिल्लाते थे, अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालते थे, हम वहाँ के थे नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया हमको हमारा घर जैसा नहीं लगता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैं 16 साल का लगभग होने वाला था तो मैंने चिल्लाना बंद कर दिया, मुझे वो लाइटनेस फील होने लगी, वो भारीपन कम फील होने लग गया, तो हमने चिल्लाना बंद कर दिया। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोग 2 मिनट के टाइम में इस पैसेज को रीड करके समझ पाए थे? जो लोग 2 मिनट के टाइम में इस पैसेज को रीड करके समझ पाए थे, इसका मतलब है दे आर ऑन द राइट ट्रैक, अभी वो ठीक चल रहे हैं। जो लोग 2 मिनट के टाइम में नहीं समझ पाए थे, इसका मतलब है अभी उनको बहुत मेहनत करनी बाकी है, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चीज थी जिसकी वजह से ऑथर ने डिसीजन लिया और चिल्लाना बंद कर दिया? कौन सी चीज थी जिसकी वजह से ऑथर ने डिसीजन लिया और चिल्लाना बंद कर दिया? बहुत ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना, गड़बड़ कर सकते हो। पढ़ो एक बार फिर से। हमने रियलाइज किया कि अब वो एक चीज हो चुकी है और लोग हमको जज करेंगे, इसलिए हमने रोका। 16 के भी हम होने वाले थे और इसकी वजह से भी, रीजन तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसकी वजह से भी कुछ हल्कापन आया तो हमने चिल्लाना बंद कर दिया। तो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ऑथर ने चिल्लाना बंद किया? वेरी गुड। फियर ऑफ जजमेंट फ्रॉम अदर्स, गेटिंग एन ईयर ओल्डर। ये नहीं था कि 15 साल के मेच्योर है, अनवेलकम प्रैक्टिस है, नहीं। आंसर इज एग्जैक्ट रीजंस, जो डिसीजन जो लिया वो इन 2 रीजंस की वजह से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया को लेके जब वो आए थे, इनिशियल परसेप्शन क्या था? ऑथर को कैसा फील हुआ था जब ऑथर नया नया ऑस्ट्रेलिया में आया था? व्हाट वाज द फीलिंग? ऑथर को बहुत कंफ्यूजिंग सा फील हुआ था, याद आया? हमने अभी रीड किया था, कहाँ लिखा हुआ था? We came across as unconfused and awkward teenagers. हम कोशिश कर रहे थे हम नॉर्मल फील करें एक ऐसी कंट्री में जो घर नहीं था, लेकिन हम कैसा लग रहा था? हम कंफ्यूज एंड ऑकवर्ड टीनेजर्स के जैसे सामने आ रहे थे। आंसर बताओ। होमी घर जैसा लग रहा था? नहीं। हाँ, कंफ्यूजिंग था। वेलकमिंग था, ऑस्ट्रेलिया ने उनको वेलकम किया था? नहीं। अनफेमिलियर क्यों नहीं हुआ? आंसर, बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर मार्क किया। अनफेमिलियर का मतलब है कि आपको नया लग रहा हो। अनफेमिलियर का मतलब आप ऐसी जगह आए हो जहां पहले कभी नहीं गए। तो ऐसा पैसेज में कुछ मेंशन नहीं है कि आप ऐसी जगह गए हो जहां पे आप पहले कभी नहीं गए। ये आपने अपनी भावना लगा दी जिन बच्चों ने अनफेमिलियर का आंसर दिया, कि ऑथर को कंफ्यूजिंग लग रहा था, इसका मतलब है वो पहली बार वहां पर गया होगा। भावनाएं नहीं लगानी पैसेज में, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, भावनाओं के क्वेश्चंस नहीं है। हॉस्टाइल का मीनिंग होता है दुश्मन वाला फीलिंग आई ऑथर को, नहीं, हॉस्टाइल तो नहीं था। तो आंसर इज बी। चलो अगला आंसर देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। मैम आप हिंदी में क्यों रीड करते हैं? बेटा मैं इंग्लिश में ही रीड करती हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में बताती हूँ उसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश उतना नहीं अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं उसकी हिंदी करके आपको समझाती हूँ। इंग्लिश को मैं इंग्लिश में ही समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में तो वो लिखा ही हुआ है। अगला, ओशियन का क्या रोल था? इट इकोड, उसने उन आवाजों को इको किया विद वर्बल। वर्बल कुछ बोला था क्या ओशियन ने? वर्बल मीन शब्दों में बोलना। शब्दों में ओशियन कैसे बोलेगा भाई? ए वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है, इतने सारे बच्चों ने ए आंसर बोला था। इट रिमेन इनडिफरेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, लिखा हुआ है, उसको फर्क पड़ा था, उसने उस ओशियन ने वापस से आवाज दी थी, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता। इट इंटेंसिफाइड द फीलिंग ऑफ डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन्स होपलेसनेस, ओशियन ने होपलेसनेस की फीलिंग को बढ़ा दिया। हमें कैसे पता? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ओशियन ने होपलेसनेस की फीलिंग को बढ़ा दिया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओशियन ने सुकून दिया, महापापी डी वाले बच्चे भी। पता नहीं आप लोग ई आंसर क्यों नहीं मार्क करते हो।
क्या डर होता है ई आंसर मार्क करने में? ओशन ने सुकून दिया, ऐसा कहाँ से भावना लगाई? पूरे पैसेज में इन्फ्रेंस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, प्रिलिम्स कर रहे हैं, प्रिलिम्स में तो इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, तो कहाँ से आपने ये भावना लगाई कि ओशन ने उनको सुकून दिया? आंसर इज नन ऑफ द अबव। कोई भी इनमें से आंसर नहीं है। आंसर इज, ना ही उसने बढ़ाई फीलिंग्स को, ना ही उसने कम किया, उसने सिर्फ वापस से रोर किया, बस ये लिखा हुआ है। तो ना ही हम ये कह सकते, ना ही हम ये कह सकते, दोनों में से कुछ भी नहीं कह सकते। भावनाएं नहीं लगानी है प्रीलिम्स के पैसेज में। एक बच्चा कह रहा है मैम एक बार पढ़ लो, लिखा हुआ है सुकून दिया। पढ़ो, कहाँ लिखा हुआ है सुकून दिया? चलो एक बार देखते हैं। इसने थंडर किया रिस्पॉन्स में, बस ये लिखा हुआ है। सुकून दिया या खराब फील करवाया, कहीं मेंशन नहीं है। आगे भी देख लो। मैंने अपने दोस्तों को बोला था हमें अच्छा फील होगा, मुझे नहीं पता हमें अच्छा फील हुआ भी था या नहीं हुआ था, मतलब कामिंग एक्सपीरियंस दिया था नहीं दिया था नहीं पता। इसने रोर बैक किया लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया जिसमें शब्द नहीं थे, मतलब वर्बल इंस्ट्रक्शन नहीं था। कहीं नहीं लिखा हुआ कि ओशन ने सुकून दिया या खराब फील कराया या वर्बल इंस्ट्रक्शन दिया। समझ में आई अपनी गलती? चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रिल मीन्स एक्साइटमेंट ऑफ समथिंग। क्वेश्चंस इजी नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। दे आर नॉट इजी बेटा। चिल्लाने का क्या रोल था? वो लोग क्यों चिल्लाते थे? उनके चिल्लाने का क्या रोल था? क्या उनकी फीलिंग्स को चिल्लाना बढ़ा देता था? जो उनका अकेलेपन की फीलिंग्स हैं उनको चिल्लाने से वो बढ़ जाती थी क्या? उनकी स्ट्रगल और खराब हो जाती थी? एग्जासर्बेटिंग मीन्स और खराब चीज को और खराब कर देना, इंटेंसिफाइड मीन्स इंक्रीज कर देना। नहीं। क्या वो उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म था? कोपिंग मैकेनिज्म मीन्स अपनी प्रॉब्लम्स से को सॉल्व करने का मैकेनिज्म था क्या? था। यही तो हम चीखते क्यों थे वो? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा चीजें भरी पड़ी थी, उसको वो बाहर निकालने के लिए चीखते थे। मतलब हाँ, वो उनका कोपिंग मैकेनिज्म था, अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर निकालने का तरीका था उनका। सही है। क्या उनकी आइडेंटिटी और स्ट्रांग हो गई? सॉलिडिफाइड मीन्स स्ट्रांग हो गई, उनको उनके बैकग्राउंड के बारे में और पता लगा चीखने से? नहीं कह सकते। इसकी वजह से दूरियां आ गई, रिफ्ट मीन्स दूरियां, इसकी वजह से दूरियां आ गई ग्रुप के बीच में, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है। तो आंसर इज व्हाट? बी। ये उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म था। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि आप एक तरीका ढूंढते हो, तो क्या वो तरीका ढूंढ रहे थे? लिखा हुआ है। स्क्रीमिंग एक ऑप्शन था मेरे टीनेज ब्रेन को, तो मुझे घर पे नहीं, ऐसा नहीं लगता था वो मेरा घर है, तो स्क्रीमिंग एक ऑप्शन था, मतलब मेरा कोपिंग मैकेनिज्म था। एक ऑप्शन था मतलब मेरा कोपिंग मैकेनिज्म था, किसी दुविधा से, परेशानी से जूझने का मेरा तरीका था। चलो नेक्स्ट। पैसेज इजी है, मैं क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, ध्यान से पढ़ के आंसर दो। ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया है कि ग्रुप का इनिशियल शुरुआत का परसेप्शन मीन्स नजरिया क्या था? वो इमिग्रेंट किड्स थे, तो वो जो ग्रुप था वो अपने बारे में क्या सोचता था? ग्रुप अपने बारे में क्या सोचता था? चलो एक बार उस पे आते हैं, ऐसे आंसर नहीं दे पाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसको पढ़ो। ग्रुप अपने बारे में क्या सोचता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो हम तीनों थे वो वर्किंग क्लास इमिग्रेंट किड्स थे जो कि यहां पे रह रहे थे, हालांकि उस समय हम अपने आप को वो समझते नहीं थे। हम जो तीनों थे
वो वर्किंग क्लास के इमिग्रेंट किड्स थे जो दूसरी कंट्री से आए हुए थे, जो कि यहाँ रहते थे। हालांकि एट द टाइम मीन्स उस समय वी डिडंट सी आवरसेल्फ, हम अपने आप को मानते नहीं थे कि हम कुछ इस तरीके के हैं। अब आंसर दो, घोटाला मत करना। वो अकेला फील करते थे ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। हाँ, वो अपने आप को वर्किंग क्लास इमिग्रेंट्स नहीं मानते थे, बिल्कुल सही है। वो लड़ते थे अपनी इस आइडेंटिटी से, वो वैसुलेट करते रहते थे, यहाँ और यहाँ घूमते रहते थे अपनेपन और रिजेक्शन के बीच में, भावना नहीं लगानी है। वो रिलक्टेंट थे, वो हेजिटेंट थे। रिलक्टेंट मीन्स झिझकते थे, किस चीज को लेकर झिझकते थे? अपनी आइडेंटिटी को अपनाने से, ये भी कहीं मेंशन नहीं है। आंसर इज व्हाट? मैम सारे क्वेश्चंस गलत निकल रहे हैं। निकलेंगे, पहली क्लास है आरसी की, पहला आरसी है, वो भी ट्रिकी आरसी है, इजी नहीं है। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस वी बिगैन टू रियलाइज इट, एक बार हमने उसे रियलाइज करना शुरू कर दिया, इट वॉज नाउ अ थिंग, वो क्या बन गई? वो एक थिंग बन गई, मतलब वो चीज को बार बार करने लग गए। कोई चीज अगर एक थिंग बन जाए, इसका मतलब क्या होता है? वो चीज अब पॉपुलर हो गई है। एक ईडियम होता है, कोई चीज इट इज लाइक अ थिंग नाउ, इस ईडियम का मतलब होता है कि इट हैज बिकम पॉपुलर। ये चीज कैसी हो चुकी है? पॉपुलर हो चुकी है। कौन सी चीज? ये इट किसके लिए यूज किया गया है? ये इट किसके लिए यूज किया गया? वंस वी बिगैन टू रियलाइज इट, ये इट यूज किया गया उनकी स्क्रीमिंग के लिए, कि जो वो चिल्लाते थे, तो ये चिल्लाने वाला जो एक्ट है ये पॉपुलर होने लग गया। अभी ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर देना। वो जो चिल्लाते थे, तो चिल्लाने वाली चीज क्या हो गई? चिल्लाने वाली चीज पॉपुलर हो गई। ये एक ईडियम है। कोई चीज अगर आ थिंग बन जाती है, मतलब वो पॉपुलर हो जाती है, सब उसको करने लग जाते हैं। तो वो फ्रेंड्स फेमस हो गए? फ्रेंड्स फेमस नहीं हुए, वो चिल्लाना फेमस हुआ है। तो फ्रेंड्स फेमस नहीं हुए, चिल्लाना फेमस हुआ है। फ्रेंड्स रिग्रेट करने लग गए, रिग्रेट नहीं, पॉपुलैरिटी की बात हो रही है। बाकी लोग को गलत लगा, पर्पस ऑफ स्क्रीमिंग नहीं, पॉपुलैरिटी की बात हो रही है। जो एक्ट ऑफ स्क्रीमिंग है वो पॉपुलैरिटी गेन कर गया बाकी बच्चों में। तो इस ईडियम का मीनिंग ही यही था, कोई भी चीज अगर थिंग हो जाती है मतलब बाकी लोग उसको करने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके से आरसी का क्वेश्चन नहीं था, ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन था, ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको एक ईडियम दिया हुआ था, आपको उस ईडियम का मीनिंग बताना था। तो आंसर वॉज व्हाट? आंसर वॉज डी। नेक्स्ट, प्रोबेबली वर्ड का सिनोनिम बताना है। प्रोबेबली मीन्स इस बात के चांसेस हैं। कोई चीज अगर प्रोबेबली होती है, प्रोबेबली का मीनिंग होता है मे बी। मे बी का मतलब क्या होता है? उस बात के चांसेस हैं, मतलब वो चीज हो सकती है, मीन्स लाइकली। तो स्क्रीमिंग ऐसा हो सकता है कि वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लग रहा था, एक कोपिंग मैकेनिज्म लग रहा था मेरे टीनेज ब्रेन को। तो अनलाइकली तो एंटोनिम हो गया। सब्सटैंशियली का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, ह्यूजली, बहुत ज्यादा अमाउंट में। लाइकली, फेंटली, ना के बराबर, ये भी एंटोनिम हो गया। इम्प्रोबेबली, ये भी एंटोनिम हो गया। तो ये भी एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम है, ये सिनोनिम है और ये नॉट रिलेटेड है। मजा आया फर्स्ट पैसेज में? चलो अब अगला पैसेज करेंगे। अब अगला पैसेज आप खुद से करेंगे, ठीक है? अभी मैंने हेल्प की है आपकी, अब आप पूरा स्किम करेंगे बैक टू बैक और खुद से करेंगे, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तैयार हैं सभी लोग? चलिए, लॉन्ग पैसेज है, स्टोरी नहीं है, टॉपिक की बात हो रही है। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चंस पढ़िए और कीवर्ड्स लिखिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
कीवर्ड्स जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिख रहे हैं उनको लिखते हुए चलिए। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं के यहीं दे दीजिए। जब आप कीवर्ड्स पढ़ रहे होते हैं, वो क्या आपका कोई क्वेश्चन आता है, फिलर का कोई क्वेश्चन आता है, उसका आंसर वहीं के वहीं देना होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहीं के यहीं देंगे। एल्ट्रुइस्टिक वर्ड का सिनोनिम बताना है। एल्ट्रुइस्टिक क्या होता है? इसमें एक रूट वर्ड होता है ऑल्टर। ऑल्टर शब्द का मीनिंग होता है अदर। तो जो लोग जो दूसरों के लिए ही जीते हैं, जो लोग जो बहुत बढ़िया होते हैं, काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, फिलैंथ्रोपिक होते हैं, बेनेवोलेंट होते हैं। लिख देती हूँ जिन बच्चों को ये वर्ड्स नहीं पता। बेनेवोलेंट होते हैं, फिलैंथ्रोपिक होते हैं, काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, मैग्नानिमस होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, मीन्स कंपैशनेट। बाकी सारे एंटोनिम्स हैं। सेल्फ सेंटर्ड मीन्स सेल्फिश, इसको ईगोइस्ट भी बोलते हैं। हॉस्टाइल मीन्स मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। बेलिजरेंट, बेलिकोज। इनडिफरेंट मीन्स मुझे तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एपेथेटिक। सिनिकल लोग कौन होते हैं? जिनको लगता है कोई इंसान कुछ कर रहा है तो वो अपने फायदे के लिए ही कर रहा है। हर चीज पे ये लोग डाउट करते हैं, ये लोग ड्यूबियस होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं। हर चीज पे इनको क्या होता है? हर चीज पे इनको डाउट होता है। तो बाकी सारे क्या हो गए? बाकी सारे आपके एंटोनिम्स हो गए। ऑल ऑफ देम आर एंटोनिम्स। चलो अगला, इस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं दे दो। कंसर्न्ड वर्ड को कौन सा वर्ड है जो बहुत अच्छे से रिप्लेस कर सकता है? मतलब इसका सिनोनिम बताना है एक तरीके से। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा क्या थे? चिंतित थे। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? अनबायस्ड होना। मीन्स डिसइंटरेस्टेड मीन्स आप पार्शियल नहीं हो। नॉट पार्शियल, नॉट प्रेजुडिस्ड, आप एक तरफा नहीं हो। यू आर नॉट स्क्यूड, मीन्स आप क्या हो? डिसइंटरेस्टेड हो, अनबायस्ड हो, पार्शियल नहीं हो, एकदम फेयर हो। आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। एंशियस मीन्स परेशान। एंथुजियास्टिक मीन्स बहुत जोश है आपके अंदर, आप क्या हो? बहुत जेलस हो। एक फर्वेंट रीडर, राइटर या कुछ भी हो, मतलब फर्वेंट हो, पैशनेट हो, आर्डेंट हो। ऑब्लिवियस मीन्स आप इग्नोरेंट हो, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। यू आर ऑब्लिवियस मीन्स यू आर इग्नोरेंट, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। कंपोज्ड हो, काम हो। एक बड़ा प्यारा सिनोनिम होता है कंपोज का, बहुत बार एग्जाम में आता है। प्लासिड हो मीन्स एकदम शांत हो। चलो अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। हाँ, ट्रैंक्विल हो, बिल्कुल शांत हो। सीरीन हो, बिल्कुल शांत हो। एडिटोरियल में रेगुलरली आओगे, आपको भी ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा खालीपन है बच्चों के लिए, उन्होंने बोला। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कि बच्चे सीखते हैं कि कैसे रिलेशनशिप्स को, अच्छा यहाँ पर टोन कैसी आएगी बताओ? दूसरों के ओपिनियंस को रेस्पेक्ट करना है,
बातचीत करनी है तो रिलेशनशिप्स को भी अच्छा करना है, टोन कैसी आएगी? पॉजिटिव टोन आएगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? टोन से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो टोन पॉजिटिव आएगी। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा? टू लिखा हुआ है, टू के बाद एक्शन आ रहा है। जब भी टू के बाद एक्शन की बात होती है हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो नेग्लेक्ट तो इग्नोर हो गया, तो ये तो नेगेटिव हो गया। डिसरप्ट भी खराब करना है, ये भी नेगेटिव हो गया। सीवर का मीनिंग होता है कट कर देना, तोड़ देना। अब मेरे पास दो शब्द है, एक वर्ड है इनिशिएट और एक वर्ड है रेसिप्रोकेट। क्या रिश्तों को इनिशिएट करते हैं? रिश्तों को इनिशिएट नहीं करते। इनिशिएट तो बात को करते हैं, रिश्तों को बनाते हैं। तो रिश्तों के साथ इनिशिएट वर्ड नहीं लगा सकते। इनिशिएट कन्वर्सेशन के साथ लगता है। रिश्तों को या तो मेंटेन करते हैं, या रिश्तों को क्रिएट करते हैं, या रिश्तों को रेसिप्रोकेट करते हैं। रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या होता है कि सामने वाला आपको लेके चिंता कर रहा है तो आप भी उसकी चिंता करो। सामने वाला आपको 10 बार फोन कर रहा है, आपके हालचाल पूछ रहा है, तो आप भी फोन करके उसके हालचाल पूछो। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी, नॉट बी। बी आंसर नहीं है। इनिशिएट का मीनिंग होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। चलो अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। तैयार है स्किमिंग के लिए? चलो, सभी के पास 45 सेकेंड्स हैं, इसको स्किम करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम इज अप। आपको बस ये देखना है कि आपका मेन आइडिया हमारा मेन आइडिया मैच किया नहीं किया। अगर मेन आइडिया मैच किया मतलब आपको स्किमिंग आ गई। जब से कोरोना शुरू हुआ है बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है, वो अकेले हो गए हैं, गर्मियां आ गई हैं, डे कैंप्स अब इंटरनेट पे चले गए हैं, डिजिटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सोशलाइजेशन मिलना जुलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पैंडमिक ने रोक दिया। बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान हैं कि बच्चों से उनका इंट्रैक्शन छीना जा रहा है। जो डेविडसन है जो कि टोरंटो में रहते हैं वो चिंतित हैं कि उनका जो 8 महीने का जो बेबी है उसको सोशलाइजेशन नहीं मिल रहा। पैंडमिक के आने से पहले वो अपने बेबी के साथ बिजी रहती थी, म्यूजिक लेसन्स जाती थी, लाइब्रेरी जाती थी, लेकिन अब बदल गया है। अब खुद ही वो आइसोलेटेड हैं तो उस बच्चे को लग ही नहीं रहा। अर्ली ऑन द सेल्फ आइसोलेशन, अगर शुरुआत में ही आइसोलेशन हो जाए तो मुझे ये नहीं पता कि उसको ये भी समझ में आएगा कि मम्मी पापा के अलावा और कोई लोग होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो मेन आइडिया बस एक यही था कि कोविड की वजह से जो चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं इसकी वजह से बच्चे सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। कोविड की वजह से जो चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, स्कूल्स बंद हो गए, चीज़ें खराब हो गई थी, इसकी वजह से बच्चे सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे। कितने लोगों का मैच हुआ मेन आइडिया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट।
हाँ जी, क्या निकला मेन आइडिया देखते हैं। वो सिर्फ इंसान को देखता था, चलो कम से कम 10 लोग आ सकते हैं एक साथ, तो अब ग्रैंड पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, आंट एंड अंकल भी दिख रहे हैं, लेकिन मिरर में बेबी के अलावा वो किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। और मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कितना लंबा ये चलेगा। डेविडसन इकलौते ऐसे पेरेंट नहीं है जो आइसोलेशन के इम्पैक्ट को लेकर परेशान है। कनाडा ने एक डेटा निकाला, उसमें बताया कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों और फैमिलीज़ में। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है सोशलाइज करने की। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत कंसर्न है बच्चे के अकेलेपन को लेके। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि चिंता होने वाली बात है, क्योंकि सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन आइडिया वही है, फिर से वही था, बच्चे सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं और सोशलाइज करना डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। पेरेंट्स बहुत कंसर्न्ड हैं, बच्चे सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं और सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैच किया, चलो वंडरफुल। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, क्या निकला मेन आइडिया देखते हैं। रिसर्चर्स डेटा गैदर कर रहे हैं, पैंडेमिक कैसे इफेक्ट करेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अभी ऐसा समय है जो पहले कभी नहीं आया। लेकिन दुख है, पैंडेमिक जब से शुरू हुआ है, इन्होंने थेरेपी सेशंस दिए हैं बच्चों को ऑनलाइन, और उनको लग रहा है कि बच्चों का जो दुख है वो डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चे आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत खालीपन है। बच्चों को आना चाहिए रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, ओपिनियंस कैसे रिस्पेक्ट करने, ये सब आना चाहिए। अगर आप अकेले हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, इन सब चीज़ों पे। रूबिन ने एक्सप्लेन किया, जब बच्चे प्री स्कूल में होते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेन आइडिया फिर से वही है कि बच्चों के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आइसोलेशन का, और थेरेपी सेशंस भी हो रहे हैं, उनसे भी समझ में आ रहा है कि बच्चों के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब देख रहे हो, पैराग्राफ पे पैराग्राफ ऐड होते जा रहे हैं, बट मेन आइडिया एक ही निकल रहा है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ ऐड होते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन ऐड होती जा रही है, बट मेन आइडिया एक ही निकल रहा है कि बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आइसोलेशन का, अकेलेपन का, और उस चीज को ठीक करने की जरूरत है। कितने लोगों का मैच किया? तो यही चीज चेक की जाती है आपके एग्जाम में, कि आपको कितना लंबा पैसेज दे दिया गया, क्या आपको स्किमिंग करनी आती है या नहीं आती है, क्या आप पैसेज को ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। इसी चीज को चेक किया जाता है। नहीं तो 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस देने का कोई सेंस नहीं है। मतलब 1 मिनट में नहीं दिया जा रहा एक क्वेश्चन के लिए, 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस देने का कोई सेंस नहीं होता। क्यों दिए जाते हैं? इसी चीज को चेक करने के लिए कि आप चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया जनरेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। चलो, हाँ, एसबीआई पीओ में 40 हो गए, क्लर्क में अभी 30 ही है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, तो अब तो 40 कर दिए एसबीआई पीओ में। इसका मतलब क्या है, अब स्किमिंग की और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो स्किमिंग तो सीखनी पड़ेगी, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। और मैं आपको स्किमिंग पूरे परफेक्शन बैच में बहुत सारी करवाने वाली हूँ। चलो, स्किमिंग करेंगे फिर से 45 सेकेंड्स अगेन।
टाइम इज अप। चलो देखते हैं मेन आइडिया। हम इस एबिलिटी को कहते हैं आप दूसरों का नज़रिया समझ पाते हो, इमोशन समझ पाते हो। वो बच्चे जिनके अंदर स्किल्स होती हैं, वो ज़्यादा काइंड होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाते दूसरों की। रुबिन ने बोला कि हालांकि अभी बहुत जल्दी है ये बोलना कि कोविड-19 कैसे इम्पैक्ट करेगा बच्चों पे, लेकिन वो बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे अकेले होकर, लेकिन जो बच्चे जो एक्सट्रोवर्ट हैं, सोशल हैं, लोगों से बहुत बातचीत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। आप कुछ गेसेस भी कर सकते हो। और एक अच्छा बेट क्या होगा, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि लगातार अगर आप अकेले रहे तो आपका ये स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। रिलेशनशिप की क्वालिटी भी है जो ये बच्चों की साथ वालों के साथ होती है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एल्वर्ड ने बोला कि पेरेंट्स को अश्योर किया कि बहुत खराब नहीं है और इस पैंडेमिक को आप कैसे लो। तो मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया फिर से वही था कि जो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं हो सकता है उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, उनको अच्छा लगे, लेकिन जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट हैं, जो सोशल हैं, उन बच्चों को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये बात भी बोली गई कि जो बच्चे का सोशल कांटेक्ट अच्छा होता है, जो बच्चे कांटेक्ट अच्छा करते हैं, वो बच्चे काइंड भी हो जाते हैं, वो बच्चे दूसरों की फीलिंग्स को फील भी कर पाते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से डेवलप होते हैं जो बच्चे ज़्यादा सोशल कांटेक्ट में होते हैं। पीयर मीन साथी बेटा। चलो लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम इज अप, लेट्स लुक एट दिस। एक बच्चे का कमेंट पढ़ लेते हैं। आई स्कोर 27 मार्क्स इन IBPS PO प्री एंड गेव मेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। आई एम हियर टू थैंक यू मैम, फॉर एवर ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच कुणाल कुमार एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एज वेल। एंड मिलेंगे आपसे सफलता पार्टी में बहुत जल्दी। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि चीज़ें खराब हुई हैं जब लोग आइसोलेटेड थे, हम फिजिकली आइसोलेटेड थे। अब कुछ अच्छी बातें की ऑथर ने, बट 100% नहीं थे क्योंकि हमारे पास इंटरनेट था। जो बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फेस टाइम कर सकते थे, वीडियो कॉल कर सकते थे, फेसेस पहचान सकते थे, स्माइल देख सकते थे। गेम्स बहुत अच्छा तरीका था बच्चों को सिखाने का। किड्स जो है गेम्स खेल सकते थे, कार्ड गेम्स खेल सकते थे, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ सोशलाइज कर सकते थे। कोविड-19 पैंडेमिक ने चीज़ों को ख़राब किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को ढाल लें। क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों को इन चैलेंजिंग टाइम से बाहर आने के लिए। तो ऑथर ने यहाँ पे अब थोड़ी सी टोन पॉजिटिव दिखाई है। ऑथर ने बोला चलो चीज़ें खराब थी लेकिन अडेप्ट भी हम कर सकते थे, हमारे पास इंटरनेट था, हमारे पास गेम्स थे, सारी चीज़ों को यूज़ करके भी बच्चों को सिखाया जा सकता था। तो लास्ट में ऑथर की टोन थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई, थोड़ी सी सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गई। ऑथर ने सोल्यूशन दिया कि इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता था। तो मेन आइडिया एक लाइन का क्या है कि बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, बच्चों के पास इंटरनेट है, वर्चुअली मिल सकते हैं लोगों से, जो कि एक सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। चलो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। एवरीवन, इंट्रोवर्ट बच्चों के साथ क्या था? इंट्रोवर्ट बच्चे ग्रो करेंगे। इंट्रोवर्ट बच्चे क्या था? उनके लिए फायदेमंद था। एक्सट्रोवर्ट के लिए नुकसान था, इंट्रोवर्ट का फायदा था। तो टोन कैसी होगी? इंट्रोवर्ट है तो इनके लिए टोन कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए ऑथर की। तो डिफिकल्टीज को फेस करेंगे, ये तो नेगेटिव टोन हो गई। दे माइट थ्राइव, थ्राइव का मीनिंग होता है ग्रो कर जाएंगे वो, सही बात है। एंजाइटी एक्सपीरियंस करेंगे, ये भी टोन नेगेटिव हो गई।
लीडरशिप स्किल्स, ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया। लीडरशिप कहाँ से आ गया भाई? जब अकेले हो तो लीडरशिप कैसे करोगे? लीडरशिप का तो मतलब होता है लोगों से मिलना, उनको लीड करना। तो डी वाले बच्चों को आज का महापापी अवार्ड दिया जाता है। वो स्ट्रगल करेंगे, ये भी टोन नेगेटिव हो गई। तो इस क्वेश्चन को टोन से हम कर सकते थे। आंसर वॉज व्हाट? आंसर वॉज बी। चलो नेक्स्ट। क्या सजेशन दिया ऑथर ने लास्ट में? कौन सी अप्रोच है जो कम कर सकती है आइसोलेशन के इफेक्ट्स को? मतलब सजेशन पूछा जा रहा है, ऑथर ने क्या बोला कि क्या सजेशन दिया ऑथर ने जिससे चीजें ठीक हो सकती है? ऑथर ने बोला गेम्स खेलो भाई, फेस टाइम करो, वीडियो कॉल करो, इंटरनेट आपके पास है। तो फिजिकल एंगेजमेंट की तो ऑथर ने बात ही नहीं करी, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट की भी बात नहीं करी। ऑथर ने बोला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, प्ले गेम्स खेलो भाई। इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई बात नहीं हुई। एम्पैथी फोस्टर करो, फिक्शनल नैरेटिव्स बुक्स पढ़ो, ऐसा भी कहीं नहीं था। हाँ, गेमिंग की बात हुई थी। आंसर वॉज सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। थ्योरी ऑफ माइंड क्या है? थ्योरी ऑफ माइंड एक बार हाईलाइटेड वर्ड है, आसानी से मिल जाएगा, पहले उस लाइन को पढ़ लो जहां थ्योरी ऑफ माइंड लिखा हुआ था। कहाँ गया थ्योरी ऑफ माइंड? हाईलाइटेड नहीं है, होना तो चाहिए हाईलाइटेड। देखो ढूंढो एक बार कहाँ थ्योरी ऑफ माइंड लिखा हुआ है। गिरा। पढ़ो इसको एक बार। रीड दिस लाइन एवरीवन। आंसर करेंगे क्वेश्चंस को। What does the term theory of mind refer to in the context of child development? The ability to solve complex problems। नहीं, अपने इमोशन समझना नहीं, दूसरों के इमोशन समझना, दूसरों के नजरिए समझना, राइट। मोटर स्किल्स मीन्स मूवमेंट वाली स्किल्स को डेवलप करना। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो रियलिटी के नहीं है, उन कॉन्सेप्ट्स को सीखना नहीं। आंसर इज सी। वेरी गुड। इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है स्किमिंग की? अगर इसी पैसेज को रीड करने में लगते ना पूरे 10 से 15 मिनट निकल जाते, इतना लंबा पैसेज था ये। चलो अगला। जो बच्चे इतना ज्यादा अकेले रहे हैं उनके लिए रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? उनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। रिलेशनशिप्स की बात हुई है पूरे पैसेज में। एकेडमिक अचीवमेंट्स, फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उनकी। स्ट्रेंथ बढ़ना कोई रिस्क तो है ही नहीं। टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, ये भी बात नहीं हुई। हाँ, उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी ऑफ पीयर रिलेशनशिप। पीयर में साथ के साथ, साथियों से जो उनके रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं होंगे, जो बहुत अकेले रहे हैं। आंसर इज ई। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। जेनिफर डेविडसन ने क्या एक्सप्रेस किया था कि उनके बच्चे का क्या हो रहा है? सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं हुई, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स की बात नहीं, फैमिली मेंबर्स को नहीं पहचान रहा, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। हाँ, उसका एक्सपोजर कम है सोशल इंटरेक्शन से। फियर ऑफ सेपरेशन है पेरेंट्स से, नहीं। आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डॉक्टर एलवर्ड को लगता है कि जो ऑनलाइन थेरेपी है वो पूरी तरीके से रिप्लेस कर देती है। गलत है। पैंडेमिक ने सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दिया? नहीं। गेमिंग कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो सोशलाइज तो कर सकते हैं पैंडेमिक के बावजूद भी। ये भी गलत हो गया।
स्टैटिस्टिक्स कनाडा को पता चला कि लगभग 3/4 जो पेरेंट्स हैं वो कंसर्न्ड हैं। एक बार देख लेते हैं इस डेटा को ना, कीवर्ड मार्क मिला था स्टैटिस्टिक्स कनाडा, तो क्या स्टैटिस्टिक्स थे कनाडा के? स्टैटिस्टिक्स की बात कहाँ हुई है? इसमें नहीं हुई है। हाँ, almost 3/4 of participants were very or extremely concerned about their children's opportunity to socialize with friends। मिल गया। और more than half तो जो अपने बच्चों की loneliness को लेके concerned थे। तो nearly 3/4 of parents are concerned about children's socialization, मैच कर गया। पीयर इंटरेक्शन इरेलीवेंट है, नहीं भाई, पूरे पैसेज में ऑथर ने चीख चीख के बोला है कि भाई इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और आप कह रहे हो यहाँ पे ज़रूरी है ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज, ये हमने कर ही लिए थे। समझ आया पैसेज सभी को? रेडी फॉर द नेक्स्ट पैसेज नाउ? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। लॉन्ग पैसेज है फिर से, तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे पहले। रीड द क्वेश्चंस। चलो इस पैसेज को ना आज आपको क्विज फॉर्मेट में दूंगी मैं। कल वाला क्विज अटेम्प्ट किया था सभी लोगों ने यस ऑफिसर पे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का? यस। तो हम जो रोज क्लास में पढ़ेंगे ना, उसका रोज आपको एक क्विज भी दिया जाएगा, तो आप उस क्विज से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसको हम कल के सेशन में क्विज फॉर्मेट में करेंगे। सॉरी, आज ही हम इसको क्विज फॉर्मेट में करेंगे पैसेज में। कोई छोटा पैसेज है क्या? जस्ट 1 सेकेंड। नहीं, एक कर लेते हैं, है ना, ये वाला कर लेते हैं। चलो एक क्विज में दे दूंगी, एक ये वाला कर लो। अभी कर लेते हैं वाला। नहीं, अभी क्लास खत्म करने का मन नहीं है, एक और आरसी करेंगे। चलो, मन क्यों नहीं है? मन इसलिए नहीं है क्योंकि आरसी की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। चलो क्वेश्चंस पढ़िए, कीवर्ड्स मार्क कीजिए। क्विज आपको मैंने अभी टेलीग्राम पे पूरा फ्लो चार्ट बना के आपको शेयर कर दूंगी कि कहाँ कहाँ जाके आपको क्विज मिलेगा। तो आपको वोकैब क्विज भी मिल रहा है, एरर डिटेक्शन का क्विज भी मिल रहा है, और जो परफेक्शन की क्लास में होगा उसका भी टॉपिक क्विज मिलेगा। कीवर्ड्स लिखेंगे सबसे पहले। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं के यहीं दे दो। आंसर दिस क्वेश्चन हियर इटसेल्फ। वोकैब का कोई क्वेश्चन आएगा, फिलर का कोई क्वेश्चन आएगा, पहले ही आंसर दे दोगे पैसेज पढ़ने से पहले। यही लिखा ही हुआ था पैसेज में। बायोसिक्योरिटी का मीनिंग होता है कि डिसीज कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो कहीं एंटर ना करें या लीव ना करें जहां वो एक रिस्क डाल सकते हैं इन सब पे। तो बायोसिक्योरिटी का मतलब क्या है? फॉरेस्ट को सिक्योर करना नहीं, हाँ, डिसीज एजेंट्स को रोकना जिससे कि वो फैले ना। वैक्सीनेशन की तो बात ही नहीं हुई, नए नए वायरस को डिटेक्ट करने की भी बात नहीं हुई। आंसर इज बी। वेरी गुड। नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं दे दो। एडहियरेंस वर्ड का सिनोनिम बताना है। क्या सिनोनिम है एडहियरेंस वर्ड का? एडहियरेंस मीन्स आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, आप किसी चीज को एडहियर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उस चीज को कंप्लाई कर रहे हो, मतलब आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो, उस चीज को आप कॉन्फर्म कर रहे हो। इन सब का मीनिंग क्या होता है? फॉलो करना। तो एडहियरेंस मीन्स कंप्लायंस, फॉलो करना। रेजिस्टेंस उसके खिलाफ हो गए और नेग्लेक्ट, इग्नोर कर दिया है। ओबीडियंस भी लग रहा है मैच कर। ओबीडियंस का मीनिंग भी होता है फॉलो करना। अभी इन दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे। अडैप्शन का मीनिंग होता है आपने अपने आप को उस चीज के प्रति के हिसाब से ढाल लिया है।
तो दोनों मैच कर रहे हैं, ए और डी। अब मुझे सेंटेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। एमपॉक्स प्रिवेंशन, एमपॉक्स को जो रोकना है वो रिक्वायर करता है स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी एंड पर्सनल हाइजीन। ओबीडियंस किसी इंसान को होगा, किसी इंसान की आज्ञा मानना, ओबीडियंस एक तरीके से आज्ञा मानना होता है, कोई इंसान होगा। यहाँ तो हाइजीन की बात हो रही है, तो हाइजीन की आज्ञा तो नहीं मानोगे, इसका मतलब ओबीडियंस यहाँ से एलिमिनेट हो गया, कंप्लायंस आ गया। कंप्लायंस इज फॉलो करना, तो हाइजीन को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। दोनों का मीनिंग फॉलो करना होता है, बट डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये किसी भी चीज को आप फॉलो कर सकते हो, किसी प्रोटोकॉल को, किसी सिस्टम को। ओबीडियंस आप किसी इंसान को करते हो, ओबे किसी इंसान को करते हो। अगला क्वेश्चन, ह्यूमिड का एंटोनिम बताना है। ह्यूमिड मीन्स उमस, उमस सी है, गीला गीला सा है। कोई चीज ह्यूमिड है, इसका मतलब वहां बहुत पानी पानी सा है, उमस है। तो फॉरेस्ट रीजन्स जो ह्यूमिड है, मतलब वहां बहुत उमस सी है। सैचुरेटेड का मतलब होता है पानी पानी होना है, तो सिनोनिम हो गया। डैम्प का मीनिंग भी होता है पानी पानी होना। मिस्टेड का मीनिंग भी मिस्ट मिस्ट सी होना, मतलब पानी पानी सा होना। तो ये तीनों तो क्या हो गए, ये तीनों तो सिनोनिम्स हो गए। अब टॉरिड का मतलब होता है बहुत गर्मी होना, और एरिड का मतलब होता है एकदम सूखा होना। तो एग्जैक्ट एंटोनिम क्या है, ई, एकदम सूखा होना। टॉरिड इज एक्सट्रीमली हॉट और एरिड मीन्स ड्राई। चलिए अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। ऑल द बेस्ट। अब मैं कोई मदद नहीं करूंगी, पूरा पैसेज आप क्विज फॉर्मेट में ही करेंगे। यहां से लेकर यहां तक स्किम कीजिए। 45 सेकेंड्स का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फोर्टी फाइव सेकेंड स्टार्ट अगेन। नेक्स्ट 45 सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। अब ये जो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कीवर्ड्स ये होते हैं। जैसे 1958 एक कीवर्ड है, नंबर्स को ढूंढना बड़ा आसान होता है। तो देखो पहले 1958 कहीं दिख रहा है,
दिख गया? चलो आगे पढ़ो। जो बच्चे कह रहे हैं ए आंसर है, ह्यूमंस में आइडेंटिफाई, आपने 1958 तो देख लो, उस लाइन को पूरा पढ़ो बेटा एक बार। मंकीज में दिखा है, पूरा पढ़ो, लास्ट तक पढ़ो पढ़ो। चलो अगला, रोडेंट्स में एम्पॉक्स वायरस नहीं हो सकता, तो रोडेंट्स में एम्पॉक्स वायरस हो सकता है या नहीं हो सकता? रोडेंट्स में सपोर्ट हो रहा है मतलब हो सकता है, और रूल्ड आउट का मीनिंग होता है अगेंस्ट होना, तो ये भी फॉल्स हो गया। जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स से वैक्सीनेशन मिला वो एम्पॉक्स से भी बच गए। सी बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता? जिन लोगों को एम्पॉक्स से वैक्सीनेशन मिला वो लोग किससे भी बच गए? स्मॉल पॉक्स से मिला वो एम्पॉक्स से भी बच गए। तो वैक्सीनेशन की बात कहाँ हो रही थी? ये रहा, जिन लोगों को वैक्सीनेशन मिला स्मॉल पॉक्स से वो एम्पॉक्स से भी बच गए। मेंशन है सी तो। चलो, एम्पॉक्स के केसेस सिर्फ यहीं पे मिले हैं? नहीं, बहुत जगह ऑथर ने मेंशन किया है मिले हैं, तो आंसर इज व्हाट? सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। मंकीज नेचुरल रिजर्वायर होते हैं एम्पॉक्स वायरस के, इस हाइपोथेसिस मींस इस अजम्पशन को हटा क्यों दिया कि मंकीज जो है नेचुरल रिजर्वायर होते हैं एम्पॉक्स वायरस के? इस चीज को हटा क्यों दिया, इस चीज को अबैंडन क्यों कर दिया, इस थ्योरी को हटा क्यों दिया? चलो मंकीज कीवर्ड कहाँ मिला था देखते हैं। मंकीज जो है नेचुरल होस्ट नहीं होते हैं। जब ह्यूमंस में केसेस दिए गए वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में, अभी तक सर्टेन नहीं है कौन से एनिमल्स नेचुरल कैरियर्स हैं। रोडेंट्स और स्मॉल मैमल्स ज्यादातर हैं। बारह % माना गया है कि स्क्विरल्स भी हैं। और भी कहीं कुछ लिखा हुआ है मंकीज को लेके? यहां तो मंकीज का कोई कीवर्ड नहीं मिला। रोडेंट्स से होता है, हंटिंग के टाइम पे आ जाता है, इनको हंट करते हैं, काट जाते हैं एनिमल्स। कुक्ड मीट से भी आ सकता है, और मंकीज को लेके कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। चलो, तो ये जो हाइपोथेसिस थी इसको क्यों हटा दिया गया? मंकीज होते ही नहीं है वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है। वायरस स्क्वेरल से आया नहीं, सिर्फ 12% लोगों के अंदर वायरस स्क्वेरल से आया था, तो हम जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हम सबके लिए नहीं कह सकते। सिर्फ 12% लोगों के लिए वो था, तो सबके लिए नहीं कह सकते। ह्यूमन केसेस वहां रिपोर्ट किए गए जहां पे मंकी प्राइमरी कैरियर्स नहीं थे, सही बात है, वहां से भी केसेस आए। और भी ज्यादा आउटब्रेक हुआ, इसने बताया कि वायरस जो है नॉन प्राइमेट एनिमल से आया है, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं था। आंसर वॉज सी। मतलब ऐसी ऐसी जगह से भी केसेस है जहाँ मंकी कैरियर नहीं थे, और भी दूसरे दूसरे कैरियर्स थे। फॉर एग्जाम्पल स्क्विरल्स कैरियर्स थी, 12% वहां से आया। फिर कुछ एरियाज से आया जहाँ पे मंकी कैरियर्स नहीं थे, रोडेंट्स कैरियर्स थे। तो अलग अलग जगह से आया, इसलिए इस हाइपोथेसिस को छोड़ दिया गया कि मंकी से ही ये वायरस होता है। अगला, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप लोगों ने स्किम किया है, आपको का आंसर ठीक निकलना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। व्हाट एविडेंस, क्या सबूत दिया गया है, किस चीज का सबूत दिया गया है कि एम्पॉक्स वायरस जो है एंडेमिक एरियाज में है, मतलब कुछ एरियाज में लगातार फैल रहा है।
मतलब बार 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 कुछ ही एरियाज है जहाँ पे एंडेमिक का मतलब क्या होता है, उसी एरिया में है। एंडेमिक मीन्स एक एरिया में ही फैल रहा है, छोटे से एरिया में ही बार बार फैल रहा है। चलो पहले तो मुझे ये बताओ वायरस कैसे फैल रहा है। पूरे पैसेज में ऑथर ने चीख चीख के बोला है कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, तो जहां वो एनिमल पाया जाता है वहां पे ह्यूमन से वो वायरस फैल रहा है। पूरे पैसेज में ऑथर ने चीख चीख के यही बोला है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है। हाँ, बार बार वो वायरस आ रहा है एनिमल से ह्यूमन में, ट्रीटमेंट की कमी है ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। क्रॉस स्पीशीज एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जा रहा है, नहीं, एक एनिमल से ह्यूमन में जा रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो आंसर इज बी। अगला हमने कर ही लिया। नेक्स्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। चलो फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स बताएंगे सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। हंटिंग से आ सकता है क्या? पूरे पैसेज में ऑथर ने चीख चीख के बोला है एनिमल से फैल रहा है, एनिमल से फैल रहा है, एनिमल से फैल रहा है। तो अपने आप बता दो कौन सा फॉल्स है। हंटिंग से फैल रहा है, अंडर कुक्ड एनिमल आप खा रहे हो तो फैल रहा है, किसी एनिमल ने आपको काट लिया या स्क्रैच कर लिया उससे फैल रहा है। पूरे पैसेज में चीख चीख के ऑथर ने बोला एनिमल से फैल रहा है, एनिमल से फैल रहा है। यही मेन आइडिया भी था पैसेज का कि एमपॉक्स एनिमल से फैल रहा है, अलग अलग एनिमल से फैल रहा है। तो फॉल्स कौन सा था? सी, पानी से कहां से फैल रहा है। आगे हमने क्वेश्चंस कर ही लिए थे, एक बार स्किमिंग करके और बता दूं, एक बार स्किमिंग और समझा देती हूँ सभी लोगों को। इसको हमने क्विज फॉर्मेट में किया था, आप लोगों ने पूरी स्किमिंग खुद से करी थी। एमपॉक्स एक बीमारी है, ये इंसान से इंसान भी बहुत आसानी से फैल सकती है, लेकिन एक्चुअल में तो एनिमल से आती है। वायरस को डिस्कवर किया गया था, मंकीज होस्ट नहीं है ह्यूमंस में, क्योंकि वहाँ बहुत अलग अलग जगह पे भी देखा गया। 43 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स थी। एनिमल्स कौन से एनिमल हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं रोडेंट्स हैं, कुछ कहते हैं मैमल्स हैं, फिर स्क्विरल्स को लेके भी डेटा आया है। तो बेसिकली मेन आइडिया था कि एनिमल्स से वायरस फैल रहा है, अलग अलग एनिमल से वायरस फैल रहा है। पहला केस 1970 में आया था, एक बच्चे को हुआ था जब वैक्सीनेशन हो रहा था। वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स को हटा दिया गया, उसके बाद लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया गया, एमपॉक्स के केसेस बढ़ गए। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन देते तो एमपॉक्स का भी मिल जाता है, फिर इसमें बहुत ज़्यादा ये वायरस फैला। ये इन एरियाज़ में ही मिलता है, ये इन एरियाज़ में ही मिलता है। जो पोटेंशियल है वो घरों के मेंबर्स के बीच में वो कम है स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में। एमपॉक्स जो है एरियाज़ में फंसा हुआ है क्योंकि ये वायरस बार बार आ रहा है। ये एनिमल से रिलेटेड है, फॉरेस्ट में जो रहते हैं वहाँ के एनिमल से फैल जाता है, हंटिंग से फैल जाता है, लोग खाना खाते हैं उसको कुक नहीं करते, एनिमल काट जाए उससे फैल जाता है। अच्छे से आपने कुक नहीं किया हुआ है तो आपको हाइजीन बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, फूड प्रोडक्ट की सेफ्टी पे भी काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस को भी जनरेट करना पड़ेगा। स्पेशली मतलब पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया एक ही था कि फॉरेस्ट के पास जो एनिमल्स रहते हैं या फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं, जब वो ह्यूमन से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये वायरस फैल जाता है। दिस वॉज द मेन आइडिया। रोडेंट्स बेटा एक तरह के एनिमल्स ही होते हैं, जैसे रैट एक रोडेंट है, चूहा एक रोडेंट है। मजा आया आज की क्लास में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन? आई होप यस, सभी ने एंजॉय किया होगा आज का सेशन। बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे, बहुत सारे क्लोज टेस्ट करेंगे। बस रेगुलरली आते रहो क्लास में, एक सिंगल डे मिस मत करो एग्जामिनेशन से पहले एडिटोरियल और परफेक्शन का। अपने आप इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी, मॉक टेस्ट दोगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बट फुल फोकस के साथ सिर्फ इन 2 क्लासेस को रेगुलरली करते हुए चलो। अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप से वादा करो कि मुझे ये 2 क्लासेस हर हालत में करनी है, फुल फोकस के साथ करनी है, अपने आप रिजल्ट मिलेगा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। चलो एक मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना आज की क्लास का, आपको कैसा लगा, कितना इंप्रूवमेंट हुआ, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो सेशन को नहीं कर रहे हो, टू डू लिस्ट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सभी लोग मुझे ज़रूर बताएंगे, इसमें डबल ए है। और क्लास को एंड करते हैं, 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के बोलेंगे, सभी लोग फील करके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी फूड टू ईट, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ प्लेस टू लिव इन, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी फिजिकली, mentally and emotionally healthy. Thank you God for making me who I am. Thank you God for everything that you have given me. Thank you God for my parents, for my teachers, for my family and each and everyone in my life. Thank you God for making me positive day by day.
Thank you, God, for keeping me away from all the distractions, from all the negativity, and from all the bad things around. Thank you, God, once again. चलिए